नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे संस्कृत की शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं मित्रों पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए कि संस्कृत शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं मित्रों। पहला प्रश्न है संस्कृत भाषायाम कथिता देशानुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति। यानी कि जो संस्कृत भाषा है इसमें कथित आदेश अनुसारेण यानी कि कहे हुए आदेश के अनुसार कार्य संपादित होता है। तो ये किस प्रकार का विकास है? व्याकरण दक्षता का, श्रवण कौशल का, लेखन कौशल या भाषण कौशल? देखिए मित्रों, यहाँ पे कहा गया है कि संस्कृत में कथित आदेश अनुसार यानी कहे हुए आदेश के अनुसार, यानी कि कहे हुए आदेश अनुसार। तो मित्रों, जो गुरु है उस गुरु ने आदेश दिया है, ठीक है, आदेश गुरु देता है। अब उसके अनुसार जो कहे हुए आदेश के अनुसार फिर हो क्या रहा है मित्रों? कार्य संपादित हो रहा है ना, कार्य किया जा रहा है। तो कार्य कौन करेगा मित्रों? कार्य करेगा शिष्य, ठीक है, कार्य करेगा शिष्य। यानी कि गुरु ने कहा है उसको सुनकर ही तो कार्य करेगा शिष्य, यानी कि उसको सुनकर करेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे श्रवण कौशल का विकास हो रहा है। भाई बालक का ही तो विकास पूछा, यहाँ ऐसा नहीं है कि गुरु के किसी कौशल का विकास पूछा, यहाँ बालक का पूछा, शिष्य का पूछा है ना। तो शिष्य यहाँ सुनकर कार्य कर रहा है ना। तो मित्रों, यहाँ श्रवण कौशल का विकास हो रहा है। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या जो 1 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के लिए। प्रश्न संख्या 2, महाकवि दंडी न रचना न विद्यते। कि महाकवि दंडी की रचना कौन सी नहीं है? जो महाकवि दंडी है मित्रों, महाकवि कौन? दंडी, है ना, इनकी रचना कौन सी नहीं है पूछी, ठीक है। तो देखिए, काव्यादर्श है, 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा या वासवदत्ता। तो मित्रों, आपको बता दूं मैं, महाकवि दंडी की बात की जाएगी तो देखिए काव्यादर्श इन्हीं की रचना है, दंडी की। 10 कुमार चरित्र को भी महाकवि दंडी ने लिखा और अवंती सुंदरी कथा को भी दंडी ने लिखा। ये तीनों तो दंडी की रचना है, लेकिन जो वासवदत्ता है मित्रों, ये दंडी की रचना नहीं है। ये किसकी है मित्रों? ये है सुबंधु की, ठीक है, ये है मित्रों सुबंधु की रचना। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या जो 2 है वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रश्न संख्या 2 में विकल्प नंबर 4 सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 के लिए। प्रश्न संख्या 3 है मित्रों, संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन से साधन भूता भवन्ति। कि संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन के साधन होते हैं या है। कहने का मतलब, संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन किन साधनों से होता है? बुद्धि परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा, आसक्ति परीक्षा या उपयुक्त सर्वा। तो देखिए, संस्कृत में मूल्यांकन करना है मित्रों, उसका साधन कौन कौन से? तो देखिए, बुद्धि परीक्षा, बिल्कुल बुद्धि के आधार पर, यानी कि जो परीक्षा होती है उसमें बुद्धि का भी मतलब प्रदर्शन करता है, छात्र बुद्धि अनुसार प्रदर्शन करता है, तो बुद्धि परीक्षा भी होती है। अभिरुचि परीक्षा, बिल्कुल जो भी परीक्षा ली जाएगी उससे पहले जो पाठ्य वस्तु पढ़ाई जाएगी तो वो रुचि से संबंधित होगी, ये भी सही है अभिरुचि परीक्षा। आसक्ति परिभाषा भी सही है, यानी व्यवहार से संबंधित, गुण से संबंधित ना, उसके जो भी इसमें गुण है व्यवहार संबंधी, आसक्ति परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन होता है, सही है। यानी कि मित्रों, उपयुक्त जो सभी यहाँ पे विकल्प है वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। उपयुक्त सभी जो विकल्प है इनके आधार पर एक बालक का संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन किया जा सकता है। दोस्तों, प्रश्न संख्या जो 3 है वहाँ विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 के लिए। प्रश्न संख्या 4 है सलाका परीक्षा भवति। कि जो मित्रों सलाका परीक्षा है ना, ये सलाका जो परीक्षा है ये किस प्रकार की परीक्षा है? मौखिक अंतर्गता, प्रश्न अंतर्गता, लिखितांतर्गता या उभयांतर्गता। कि मौखिक परीक्षा है, प्रश्नों की परीक्षा है, लिखित परीक्षा है या उभय, है ना, दोनों। दोनों मतलब मौखिक या लिखित। तो देखिए, सलाका परीक्षा होती क्या है? सलाका परीक्षा में जैसे ये बुक है,
सलाका का अर्थ क्या होता है? सलाका होती है एक पतली सी छड़ी, पतली सी छड़ी। वैसे शाब्दिक अर्थ सलाका का होता है सोने की पतली छड़ी, लेकिन सोने की जरूर नहीं, एक लकड़ी की छोटी सी छड़ी का पहले शिक्षक प्रयोग करते थे। आजकल तो पेन भी काफ़ी है वहाँ, है ना, लकड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं। पहले जो शिक्षक थे वो पतली सी छड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, पतली सी छड़ी का प्रयोग कब करते थे कि जैसे पढ़ा रहे हैं वो शिक्षक, है ना, तो इस पेज में उन्होंने बीच में जैसे बंद की किताब को वहाँ पे छड़ी डाल दी। वापस जब वो ओपन करेंगे उस किताब को, तो जहाँ वो छड़ी होगी वहाँ से उठाकर तुरंत छात्र को प्रश्न पूछेंगे और शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर छात्र देंगे। यानी कि ये क्या हो रहा है? तो ये लिखित तो है नहीं और मौखिक लिखित दोनों हो गए नहीं। अब दो विकल्प बचे, या तो प्रश्नांतर्गता या मौखिकांतर्गता। तो आप करोगे कि भाई प्रश्न पूछ रहे, नहीं, प्रश्न पूछने के लिए नहीं है ये है मित्रों मौखिकांतर्गता। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब जहाँ से ये छड़ी निकलेगी वहीं से फिर वो मतलब पढ़ाना शुरू कर देगा, वहाँ से प्रश्न पूछना शुरू कर देगा। ये मौखिक अंतर्गत आएगी मित्रों, न कि प्रश्न अंतर्गत। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, प्रश्न संख्या जो 4 है आपके दोस्तों, जो प्रश्न संख्या 4 है आपके, वहाँ विकल्प नंबर 1 सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 के लिए। प्रश्न संख्या 5 है, छात्राणाम भाव प्रकाशनस्य शक्तेः विकासः भवति। कि छात्रों में भाव प्रकाशन की शक्ति का विकास कैसे होता है। अब देखिए, भाव प्रकाशन का पूछा है, अच्छा प्रश्न है मित्रों ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं इसे। क्यों? क्योंकि मित्रों भाव प्रकाशन का पूछा है। भाव प्रकाशन की शक्ति, भाव प्रकाशन होता है क्या? यानी कि भाव, अपने मन के विचार, जो भी हम बोलते हैं उन विचारों को प्रकाशित करना, उन विचारों की उत्पत्ति करना, वो शक्ति, है ना। भाव प्रकाशन की शक्ति का विकास कैसे होता है? पारायण विधि से, प्रश्नोत्तर विधि से, वाद विवाद विधि से, या पाठशाला विधि से। देखिए मित्रों, जो बात करूँ पाठशाला विधि की, तो पाठशाला विधि जिसे कि पंडित विधि कहते थे, परंपरागत प्रणाली कहते हैं, सबसे प्राचीन संस्कृत की यही विधि है जो पाठशाला में चलती थी, गुरु के पास शिष्य रहकर सीखता था। यहाँ क्या है कि ज़्यादातर ओमकार का उच्चारण, वैदिक मंत्रों का उच्चारण, ये चीज़ होती थी। ठीक है, तो इसमें कोई भाव प्रकाशन वाली बात नहीं है। इसी प्रकार इससे लगभग मिली हुई विधि है पारायण विधि, तो इसमें भी नहीं है ना। पारायण विधि में यही होता है, वैदिक मंत्रों का स्मरण ज़्यादा करवाया जाता है ना, जो मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं उन्हें पारायण कहा गया, ये चीज़ें होती है। अब दो विकल्प बचे हैं, वाद विवाद या प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में क्या है? प्रश्नोत्तर प्राचीन विधि है ये भी। इसमें शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, छात्र को कुछ संकेत भी दे देते हैं, हिंट जिसे बोलते हैं हम, संकेत दे देते, छात्र उन प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। इससे क्या होता है? छात्रों में तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति, चिंतन का विकास होता है ना। तो ये भी नहीं है। इसमें क्या है, जो प्रश्न पूछा उसका निश्चित उत्तर है, तो वहाँ पे भावों की अभिव्यक्ति कहाँ हो रही? भावों की अभिव्यक्ति यानी मन से जितना हम जानते हैं उतना हम बोल लेते हैं, वो भाव प्रकाशन कहते हैं। वो होता है मित्रों वाद विवाद में। किसमें होता है? वाद विवाद में। वाद विवाद में क्या होता है? एक पक्ष तो बोलेगा, एक तो बोलेगा पक्ष, है ना, और दूसरा हो जाएगा मित्रों विपक्ष। ठीक है, अब किसी भी टॉपिक पर पक्ष और विपक्ष दिया जाता है। अब उस टॉपिक पर पक्ष दे दिया तो पक्ष में जितना वो जानते हैं पक्ष वाले, वो उतना बोलेंगे, उतना भावों की खुली अभिव्यक्ति रहेगी उनके पास, है ना। और विपक्ष वाले विपक्ष में जितना जानते हैं वो बोलेंगे। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं, जैसे निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, कितना भी लिख सको आप, 250 शब्द कहा गया 500 लिख दो, वैसे ही ये होता है भाव प्रकाशन। वही चीज़ है, जितना जानो उतना ही विचारों की अभिव्यक्ति कर दो, ये वाद विवाद विधि के माध्यम से होता है मित्रों। प्रश्न संख्या जो आपके 5 है, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 मित्रों, मस्तिष्क यंत्र से अपरम नाम किम। कि जो मस्तिष्क यंत्र है मित्रों, मस्तिष्क यंत्र का अपरम यानी दूसरा, अपरम यानी दूसरा, मस्तिष्क यंत्र का दूसरा नाम क्या है? और भी इसको क्या बोलते हैं? भाषा पंचिका, संगणकम, दूरदर्शनम या ध्वनि पंचिका। ध्वनि पंचिका, भाषा पंचिका नहीं है। अब संगणक बोलते हैं, दूरदर्शन, दूरदर्शन भी नहीं बोलते। मस्तिष्क यंत्र होता क्या है? मस्तिष्क यंत्र नाम से पता चलता है, यानी मस्तिष्क का यंत्र, तो मित्रों जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर बोलते हैं मित्रों जिसे,
कंप्यूटर को क्या कहते हैं? संगणकम, संगणक बोलते हैं। कंप्यूटर को संगणक बोलते हैं। अब कंप्यूटर में क्या होता है भाई? कंप्यूटर में देखो, कंप्यूटर शब्द बना है मुख्य रूप से कंप्यूट शब्द से, ठीक है। उस कंप्यूट का शब्द का अर्थ होता है मित्रों गणना करना, है ना। गणना करना, गिनती करना, यानी कि संगणकम, वो मस्तिष्क के अंदर कहलाएगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 6 में विकल्प नंबर 2 सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 के लिए। प्रश्न संख्या 7 देखिए मित्रों, ये रहा प्रश्न संख्या 7 कि मूल्यांकनेन छात्रस्य पूर्णतया किं मापयितुं शक्यते। कि मूल्यांकनेन यानी मूल्यांकन से छात्रों के पूर्ण रूप से क्या मापते हैं? मूल्यांकन से छात्रों में पूर्ण रूप से क्या मापा जाता है? व्यक्तित्व मापा जाता है, चातुर्यम चतुरता, वेदुष्यम विद्वता, प्रातिभ्यम प्रतिभा। तो देखिए मूल्यांकन आपको पता है 2 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। एक होता है मित्रों मापात्मक, एक होता है मित्रों गुणात्मक। मापात्मक में अंक प्रदान किए जाते हैं और गुणात्मक में क्या होता है? गुणात्मक में क्या होता है? गुणात्मक में उसका व्यवहार, आदत, स्वभाव, अनुशासन ये मापा जाता है। यानी कि यहाँ मूल्यांकन में मित्रों व्यक्तित्व मापा जाता है, चातुर्य, विद्वता या प्रतिभा नहीं आएगी। प्रश्न संख्या जो 7 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 के लिए। प्रश्न संख्या 8, अधोक्ता विधेय यानी नीचे लिखी हुई जो विधियां हैं, काठिन्य निवारण विधेय इति नामना प्रसिद्धा। काठिन्य निवारण विधि से नाम से कौन सी नीचे दी हुई विधि प्रसिद्ध है? काठिन्य निवारण विधि, किसी भी समस्या, कोई भी कठिनाई आई, उस कठिनाई का क्या करना मित्रों? निवारण करना। ये कौन सी विधि से संबंधित है? कठिनाई का निवारण करना। तो आपको पता है कि कोई भी विधि हो, शिक्षक किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग क्यों करता है? कठिनाई निवारण के लिए तो करता है। तो सीधी सी बात है, प्रवचन विधि में शिक्षक प्रवचन देता है, उद्बोधन विधि में उद्बोधन कहता है, छात्र सुनते हैं। स्पष्टीकरण विधि में जो भी समस्या आती है उसे स्पष्ट करता है, किसी भी कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। मतलब एतत्रीय ये तीनों विकल्प सही हो जाते हैं भाई। सभी विधियों से काठिन्य निवारण की विधियां हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो आपके 8 है, वहाँ विकल्प नंबर 4 सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 के लिए। प्रश्न संख्या 9 है मित्रों, संस्कृत शिक्षणे नवीनतम उपागमः अस्ति। संस्कृत शिक्षण में नवीनतम उपागम कौन सा है? देखिए आपको मैं बता दूं कि ये प्रश्न है जो नवा प्रश्न है मित्रों, जो पुराने संस्कृत के वीडियो है यहाँ पे इस चैनल पे, उसमें ये प्रश्न बार बार आया हुआ, 1-2 बार रिपीट है, ठीक है। तो इसमें देखिए संस्कृत शिक्षण में पूछा नवीनतम उपागम, नवीनतम उपागम, ठीक है। परीक्षा कार्यम, परीक्षा तो प्राचीन है, संभाषण ये भी प्राचीन है। अब 2 विकल्प बचे, एक तो प्रायोजना और एक मूल्यांकन। तो देखिए जब मैंने पिछले जो संस्कृत का वीडियो था उसमें भी ये प्रश्न रखा था, तो वहाँ पे किसी ने ये कहा था कि यहाँ पे सर, मैं तो यहाँ पे बताऊँगा कि इसका उत्तर प्रायोजना कार्य में, ठीक है। लेकिन कोई कहेगा कि सर इसका मूल्यांकन है, तो उनको मैं बता दूंगी संस्कृत शिक्षण में जब आप विद्या पढ़ोगे तो मुख्य रूप से 3 विधियाँ होती हैं। एक होती है प्राचीन विद्या, एक होती है नवीन विधियाँ, एक होती है नवीनतम विधियाँ, ध्यान रखना। तो प्राचीन विधि में ये आएगी परीक्षा कार्यम और संभाषण कार्य, ठीक है, 2 इसमें आ जाएगी ये। फिर होती है नवीन विधियाँ, यानी प्राचीन के तुरंत बाद आई, उसमें ये आ जाएगी, ठीक है, मूल्यांकन कार्यक्रम। हर्बर्ट की पंचपद विधि के बाद में तुरंत मूल्यांकन विधि आती है, वो इसमें आ जाएगी। लेकिन पूछा नवीनतम, यानी नवीन के बाद में भी जो नवीनतम बनी वो तीसरी विधि का प्रकार है नवीनतम, ठीक है। प्राचीन, नवीन और नवीनतम जो हाल ही में बनी, उनमें मित्रों ये प्रायोजना विधि आ जाएगी। प्रायोजना के दूं, समस्या समाधान विधि आ जाएगी, समग्रंथन उपागम आ जाएगा, संगणक आधारित शिक्षण आ जाएगा, दल विधि आ जाएगी, सूक्ष्म शिक्षण विधि आ जाएगी। ये सारी और अभिक्रमित अनुदेशन उपागम, वो सारी की सारी चीज़ें ये नवीनतम है मित्रों, ये नवीन नहीं है और ना ही ये प्राचीन है। तो प्रायोजना कार्यम है, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रायोजना व्यक्ति के जीवन की यथार्थता से संबंधित समस्या का समाधान करने के लिए छात्र को दिया जाता है और छात्र स्वतंत्र रूप से तथ्यों का संग्रहण करके उसको हल करता है, यह है प्रायोजना विधि। दोस्तों प्रश्न संख्या जो आपके 9 है, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही है।
तो आपका ये डाउट क्लियर हो चुका है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 के लिए चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, उत्तम लेखने एतत् न आगच्छति, कि उत्तम लेखन नहीं, उत्तम लेखन में कौन सा नहीं आता है? उत्तम लेखन में कौन सा नहीं आता है मित्रों? व्याकरण शुद्धता। देखिए उत्तम लिखा हुआ है, उसमें कौन सा विकल्प नहीं आना चाहिए? तो व्याकरण की शुद्धता तो उत्तम लेखन में होनी चाहिए। सही है ये तो। योग्य पदों का चयन, ये भी सही है। उत्तम लेखन वही कहा जाएगा जिसमें योग्य पद चयन, यानी कि इससे बिना निरर्थक जो अर्थ शब्द है, पद है, उनका चयन वो गलत है ना, योग्य पदों का होना चाहिए। और विचारा उपस्थापन चाहिए, यानी कि नए विचारों की स्थापना होना, ये भी सही है। विकल्प 2 गलत है। क्यों? एक तो मैंने ये बार बार बता दिया कि केवलम शब्द ही नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया जिससे मिला, तो बिल्कुल यही इसका उत्तर हो जाएगा। केवलम उत्कृष्ट लेख, केवल अच्छा लिखना ही उत्तम लेखन हो जाएगा? नहीं, ये विकल्प गलत हो जाएगा। तो दोस्तों विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 10 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 के लिए। प्रश्न संख्या 11, श्रवण भाषा कौशलस्य विकास है भवति, कि श्रवण भाषा जो कौशल है ना, इसका विकास कैसे होता है? चित्र को पढ़ने से। तो यहाँ तो पठन है यार, यहाँ पूछा है श्रवण का, इसको तो ऐसे हटा दो। लेखन अभ्यास, यहाँ लिखने का, यार यहाँ पे हमें तो चाहिए श्रवण भाषा का, सुनने वाले कौशल का चाहिए ना। व्याकरण का ज्ञान, ये व्याकरण का ज्ञान तो सभी कौशलों में भी आ सकता है। ठीक है, इसको तो बिल्कुल हटा दिया, अलग हो जाएगा। ये भाषा के कौशल है, ये व्याकरण। एक ही विकल्प बचा, वहीं इसका उत्तर का सीधा सा उत्तर मिल जाना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। पद्य गीतों का अभ्यास, पद्य गीतों का जितना से जितना आप सुनोगे, देखिए बोलना हो सकता है, लेकिन विकल्प में आप बोलने का पूछा नहीं, तो अपने आप यही होगा इसका उत्तर ना। पद्य गीत जो मतलब कविताएं, जो गीत वगैरह, उनको हम जितना सुनेंगे तो हमारे श्रवण भाषा कौशल का विकास अधिक से अधिक होगा। प्रश्न संख्या जो 11वां है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 3 सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12वें के लिए। प्रश्न संख्या 12वां है मित्रों, लय है, बलागात है, स्वरश्च कश्य गुणा, कि देखिए मित्रों, एक तो लय, लय होना, एक बलागात की शब्द पे कितना जोर देना, एक स्वर होना, ये किस चीज़ के गुण है मित्रों ना, ये किस चीज़ के गुण बता रखे? शब्देतर भाषा, शब्द सैन्य भाषा का नहीं होंगे, लिखित भाषा में नहीं होंगे, संगीत स्वर में नहीं होंगे, ये होंगे मित्रों संभाषण भाषा कौशल। यानी कि जो लय है, संभाषण भाषा, किसी भी चीज़ को हम अगर हम देखिए बोलते हैं, जैसे कि शेष, आपको शेषुर वाचन की बता दूं मैं ना, यहाँ पे बिल्कुल जो शेषुर वाचन है मित्रों, वो बिल्कुल सही होगा ना, शेषुर वाचन। उसमें हम जिस भी चीज़ का वाचन करेंगे, उसमें लय, बलागात, यति, गति, विराम, सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 12वें में विकल्प नंबर 4 सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें में। प्रश्न संख्या 13वां देखिए, प्रश्न संख्या 13वां, कि प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय ने संस्कृत शिक्षण कश्य विधेय प्रयोग करते हैं, कि प्रोफेसर जो वीपी बोकिल महोदय हैं मित्रों, उन्होंने संस्कृत शिक्षण में कौन सी विधि प्रयोग की? प्रत्यक्ष विधि, अनुवाद विधि, पाठशाला विधि, पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक विधि नहीं की इन्होंने, पाठ्यपुस्तक विधि है तो। पाठशाला विधि भी इन्होंने नहीं की, इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अनुवाद विधि, ये तो डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की थी, इनकी नहीं है। वो व्याकरण अनुवाद विधि कहा गया जिसे, जिसमें द्वितीय भाषा का अनुवाद पहले किया जाता है, प्रथम भाषा का बाद में, मातृभाषा की सहायता से लक्ष्य भाषा को सिखाया जाता है, वो अनुवाद विधि है। प्रत्यक्ष विधि ये वीपी बोकिल महोदय ने संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किया था इसका। प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय थे। प्रत्यक्ष विधि होती है माध्यम टू माध्यम से सीखना, संस्कृत को संस्कृत में सीखना, अंग्रेजी को अंग्रेजी माध्यम में, हिंदी को हिंदी माध्यम में सीखना। मातृभाषा का प्रयोग मित्रों वर्जित है, मना है इसमें। ये होती है प्रत्यक्ष विधि, जिसे निर्बाध विधि, सुगम पद्धति, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। विकल्प 1 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 13वें में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 14वें के लिए। प्रश्न संख्या 14वां इसी से मिला हुआ प्रश्न है, इसी से रिलेटेड है, कि प्रत्यक्ष विधो किम न क्रियते, कि प्रत्यक्ष विधि में क्या नहीं किया जाता है? प्रत्यक्ष विधि में क्या नहीं किया जाता? पुस्तक का प्रयोग, पुस्तक से प्रयोग, हम पुस्तक प्रयोग तो किया जाता है इसमें। व्याकरण से शिक्षण, व्याकरण शिक्षण में भी प्रत्यक्ष विधि की जाती है। शिक्षण साधना प्रयोग, शिक्षण साधनों का प्रयोग किया जा सकता है इस विधि में, लेकिन इसमें क्या नहीं किया जाता मित्रों? मातृभाषा का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। इसमें मातृभाषा की सहायता से लक्ष्य भाषा नहीं सिखाई जाती,
इसमें वस्तु व संबंध के मध्य सीधा संबंध होता है। इसे निर्बाध पद्धति, डायरेक्ट मेथड, सुगम पद्धति, मात्र विधि इसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि को। प्रोफेसर वीपी बोकेल महोदय इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। भारत में अल्फिस्टोन हाई स्कूल बम्बई में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया। मुख्य चीज़ यही रखना इसमें कि मातृभाषा नहीं बल्कि माध्यम से सिखाया जाता है। माध्यम से माध्यम, संस्कृत से संस्कृत, हिंदी से हिंदी सिखाई जाती है। दोस्तों प्रश्न संख्या जो आपके 14वां है वहाँ विकल्प नंबर 3 सही है। ठीक है, आगे चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15वें में। 15वां प्रश्न है मित्रों, अभिनय विधेय प्रयोग है कुत्र है क्रियते, कि जो अभिनय विधि है इसका प्रयोग कहाँ होता है? नाटक शिक्षण है, अभिनय पद्य शिक्षण है, गद्य शिक्षण है, कथा शिक्षण है। कहानी शिक्षण की, गद्य शिक्षण की या पद्य शिक्षण की अभिनय विधि नहीं है। अभिनय किया जाता है मित्रों नाटक शिक्षण में। अभिनय विधि में फिर दो और आ जाते हैं, जैसे एक तो होती है मित्रों कक्षा अभिनय। तुरंत कक्षा में पात्र बना दिए जाते हैं, संवाद किया जाता है बिना वेशभूषा के, बिना किसी खर्च के, बिना किसी रंगमंच के। एक होती है रंगमंच अभिनय, जहाँ शिक्षकों का, छात्रों का अलग समय लगता है। कक्षा अभिनय में समय की बचत हो जाती है, पैसों की बचत। रंगमंच में मंच लगाना पड़ता है बाकायदा ना, वेशभूषा, पात्र फिर बनते हैं। ये होती है अभिनय विधि। ये इतनी सर्वश्रेष्ठ नहीं है जितनी ये कक्षा अभिनय विधि इसमें सर्वश्रेष्ठ है। ये अभिनय विधि की विधि, अभिनय विधि नाटक शिक्षण के अंतर्गत आती है। दोस्तों प्रश्न संख्या जो आपके 15वां है वहाँ विकल्प नंबर 1 सही है। तो मित्रों ये थे आज के संस्कृत शिक्षण के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर ज़रूर टाइप कीजिए, कितना आपके 15 में से प्रश्न सही हुए हैं। अपने मित्रों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।